Hi and welcome to the Fahad Hussain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Math Behind Artificial Intelligence पे हम Linear Algebra पढ़ रहे हैं और वो तमाम टॉपिक्स जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एक डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो इस सेशंस पे या इस कंप्लीट प्लेलिस्ट पे डिस्कस किया जा रहा है। आज का सेशन हमारा बहुत ही अहम है क्योंकि डेटा साइंस मशीन लर्निंग में डिस्टेंस फार्मूलाज जो होते हैं या डिस्टेंस मेजर्स जिसे हम कहते हैं वो मल्टीपल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इन मल्टीपल्स डिस्टेंस फार्मूले में इस्तेमाल होने वाले 9 टाइप्स ऐसे हैं जो मेजरली इस फील्ड में यानी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में इस्तेमाल होते हैं। तो इस ओवरऑल सेशंस में हम 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। हर एक सेशन के अंदर मैं 3 फार्मूलाज इस्तेमाल करूँगा, उसकी लॉजिकली क्या अंडरस्टैंडिंग है और वो कहाँ यूज़ होती है, क्या पर्पस है, हम पहले उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर एट लास्ट 4th वीडियो के अंदर हम इन तमाम को पाइथन में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फहाद हुसैन CS से मुझे यूट्यूब पे सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे यूट्यूब चैनल के, और इस पे आने के बाद यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो है जो आप उन तमाम वीडियोज़ को विद ईज़ देख सकते हैं। और इन वीडियोज़ में इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड जो भी मटीरियल हैं वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ से आप वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे भी फॉलो कर सकेंगे ताकि जब भी वहाँ पर कोई कंटेंट रिलेटेड मटेरियल अपलोड किया जाए बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो डिस्टेंस मेजर्स के कुछ फार्मूलाज हैं। इस सेशन पे हम देखेंगे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस और हैमिंग डिस्टेंस क्या है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो वन ऑफ द वेरी फेमस डिस्टेंस फार्मूला जिसे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं, जो फ्रॉम द वेरी स्कूल और कॉलेज लेवल आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब हमारे पास ग्राफिकल डेटा पॉइंट्स में जब 2 पॉइंट्स होते हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए सबसे पहला जो फार्मूला आपको पढ़ाया या समझाया जाता है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले तो प्लॉट्स को समझते हैं, और अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें हमारे पास ये कुछ एक्स एक्सिस होगा और इसी तरह से ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं या वेक्टर पॉइंट्स हैं। हम इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं या वेक्टर की वैल्यू से, तो कोई भी इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल इसकी एक वैल्यू होगी जिसमें x1 और y1 कह रहा हूँ, विच मीन एक्स एक्सिस की वैल्यू, इसी तरह से वाई एक्सिस की वैल्यू। जो सेकंड वेक्टर है इसमें भी इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये x2 और y2 होंगे, विच मीन इसमें भी कोई x की वैल्यू होगी और उसमें भी y की वैल्यू होगी। तो इन 2 पॉइंट्स वेक्टर के दरमियान कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट से अगर मैं डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूँ तो इसके लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस इस्तेमाल होता है जिसका फार्मूला यहाँ पर मेजर है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर d से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी फार्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले में कहा जा रहा है कि जो भी वैल्यूज़ हैं कोऑर्डिनेट्स पे, आप x2 की वैल्यू से x1 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और y2 को y1 से माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, और एट लास्ट जो भी आपको यहाँ पर वैल्यूज़ मिल रही होगी, विच मीन फॉर एग्जांपल द x वैल्यू, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, डिस्टेंस ऑफ x एंड y स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, यानी जितने भी उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स मौजूद हैं उन तमाम के हर एक इंडिविजुअल x वैल्यू को y से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और उसका स्क्वायर किया जाएगा। तो वो जितनी वैल्यूज स्क्वायर बेस पर आती रहेंगी वो आपस में ऐड होती जाएंगी, विच मीन पहली स्क्वायर एलिमेंट वैल्यू ऐड सेकंड स्क्वायर वैल्यू एलिमेंट एंड सो ऑन, जितने भी उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे उस रिस्पेक्ट से होगा। विच मीन अगर वेक्टर हमारे पास x y z 3 वे पे है तो 3 वैल्यूज़ के बन जाएंगे x y एंड z, और अगर 2 के हैं तो एज यूजुअल ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। तो ये तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है और उसके फार्मूलाज क्या हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व की हुई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट 1 में x की वैल्यू है वो 0 है और सेकंड वेक्टर में 2 है, तो हमने 2 - 1 किया तो 6 - 0 हो गए। और इसी तरह y के अंदर कोऑर्डिनेट्स 1 पे y की वैल्यू 0 थी और जो सेकंड वेक्टर था उसमें y की वैल्यू 8 है, तो 8 - 0 कर दिया हमने। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर किया, दैट इज 36 + 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ गए यहाँ पर, और जब हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट इस्तेमाल किया सो द आंसर विल बी 10। सो विच मीन बेस्ड ऑन दिस इनपुट वैल्यूज द डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर इज 10। तो दैट इज ऑल अबाउट अ वेरी सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब हम समझते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने निकालना तो देख लिया, लेकिन ये नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स के डिस्टेंसेस फार्मूला हैं, तो कौन सा डिस्टेंस फार्मूला किस जगह पर इस्तेमाल होता है जिसके जरिए से हम अप्रोप्रिएट आंसर हासिल कर रहे होते हैं। तो हर डिस्टेंस फार्मूले के बाद मैंने यूजेज भी मेंशन किया है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस वर ग्रेट
व्हेन यू हैव लो डायमेंशनल डेटा, यानी जब आपके पास लो डायमेंशनल डेटा होता है तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस उस वक्त एक बेहतर तौर पर आपको काम करके दे रहा होता है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर इज इंपॉर्टेंट टू बी मेजर्स, और जब आपके पास जो वैक्टर हो उसमें मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उस प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट से। तो नॉर्मली मैथड्स लाइक के नियरेस्ट नेबर यानी जो KNN हमारे पास एल्गोरिथम है, उसी तरह से हमारे पास क्लस्टरिंग में HDB स्कैन क्लस्टरिंग जो मेथड है, ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, दैट शो ग्रेट रिजल्ट आउट ऑफ द बॉक्स इफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस इज यूज ऑन द लो डायमेंशन डेटा। यानी इस तरह के लो डायमेंशन डेटा पे जब हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा होता है वो काफ़ी बेहतर आ रहा होता है। तो पहली चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो डिस्टेंस फार्मूला है दैट इज कॉल्ड अ कोसाइन फार्मूला या फिर कोसाइन सिमिलैरिटीज। कोसाइन सिमिलैरिटीज में दो वैक्टर्स के दरमियान हम डिस्टेंस मालूम करते हैं अगर वो दोनों वैक्टर्स ओरिजिन से पास हो रहे हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर 1 है विच मीन ए दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन वैल्यू, और ओरिजिन में हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो ये वेक्टर a है हमारे पास, इसकी कोई भी y वैल्यू होगी जो कि यहाँ से बिलोंग कर रही है, और इसी तरह से हमारे पास सेकंड वेक्टर है जिसकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू y हो सकती है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन सिमिलैरिटीज़ निकालनी है, यानी इन दोनों के दरमियान थीटा एंगल क्या होगा। जब हमारे पास थीटा एंगल हमें पता चल जाएगा तो हम कोसाइन सिमिलैरिटीज़ निकाल सकते हैं। लिहाजा इस कोसाइन सिमिलैरिटीज़ को फॉर्मूले में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि साइन सिमिलैरिटीज़ ए बी इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा एंड दैट्स cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी, विच मीन क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे वेक्टर a और b के दरमियान, और उसके बाद आप उसकी लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b। तो इस तरह से जब आप ये तमाम वैल्यूज निकालते हैं तो आपको एट लास्ट थीटा की वैल्यू मिलती है, और उस थीटा के जरिए से आप कोसाइन सिमिलैरिटीज बिटवीन टू वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम को देखेंगे और भी अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो कोसाइन सिमिलैरिटीज का फॉर्मूला हम प्रीवियस स्लाइड पे देख चुके हैं। इसी स्लाइड्स पे हमने उसी फॉर्मूले को दोबारा से डिफरेंट सेंटेक्स में लिखा है, विच मीन x डॉट y विच मीन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और मैग्नीट्यूड ऑफ x मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ y विच मीन लेंथ। सो x एंड y प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, और डबल बार x और डबल बार y जो है यहाँ पर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन है वो इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट को करेगा, विच मीन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने एग्जाम्पल में दो वैक्टर्स लिए हैं। तो ये 4 डायमेंशन का वेक्टर है, विच मीन a b c d 4 डायमेंशन x में मौजूद हैं, और इसी तरह से y में भी 4 डायमेंशन के वैल्यूज मौजूद हैं। ये 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो इसके दरमियान हमें कोसाइन सिमिलैरिटीज़ निकालना है। तो कोसाइन सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, विच मीन x डॉट y। तो x डॉट y के लिए हर एक एलिमेंट x का मल्टीप्लाई हो रहा है y से, विच मीन दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस एंड सो ऑन। इस तरह से ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एट लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट आया यानी x डॉट वाई वो 3 आ गया। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो हम प्रीवियसली फ्रॉम द स्टार्टिंग हम अपने इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर रूट, तो हमने आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर फायर, और जो उस पर स्क्वायर रूट मौजूद है वो हमने अप्लाई किया तो 6.16 आ गया। फिर y के लिए भी हमने यही काम किया तो 1 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें डायरेक्टली इन तमाम वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, तो हमने इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया। पुट करने के बाद द डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू वैक्टर्स x एंड y इज़ गिवन बाय, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर आई वो आ चुकी है। अब हमें इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, यानी थीटा की कॉस्ट की वैल्यू तो हमारे पास फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से आ गई, जो भी हमने यहाँ पर भी कॉस थीटा निकाला तो वो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है 0.49। अब इसे सॉल्व करने के लिए थीटा के लिए हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 से माइनस करेंगे 0.49, तो वही हमने यहाँ पर काम किया। तो एट लास्ट हमारे पास जो सिमिलैरिटीज़ आई है कोसाइन की दैट इज़ कॉल्ड अ 0.51। So that is a complete method of the cosine similarities, how we can find the cosine similarities between two vectors. अब लास्ट में हमारी बात ये होती है कि हम cosine similarities को यूज़ कहाँ करते हैं, इससे फ़ायदा क्या हो रहा होता है। So in the usage we can use cosine similarities often when we have a high dimension data. अभी हमने देखा कि जब हम लोअर डायमेंशन हमारे पास डेटा था तो हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस का इस्तेमाल करें हमने किया, और जब हमारे पास हायर डायमेंशनल डेटा होता है तो हम कोसाइन सिमिलैरिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जब हमारे पास लेंथ आपकी वेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट ना हो रही हो, तो नॉर्मली जो हमारे पास NLPs के प्रॉब्लम होते हैं विच मीन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर
for the text analysis, this measure is quite frequently used when the data is represented by the word count. जब आपके पास डेटा वर्ड काउंट के रिस्पेक्ट से यूज़ हो रहा होता है तो उसके दरमियान हम सिमिलैरिटीज़ जानने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेशन इज़ हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस को समझने के लिए हमें बिट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लॉजिकली जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उसमें बिट्स किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से हम हैमिंग डिस्टेंस को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है, इट्स कॉल्ड अ पॉइंट, एंड सिमिलरली देयर इज अनदर वर्ड पेंट, PAINT। अगर मैं बिट वाइज यानी लाइन वर्ड बाय वर्ड या करेक्टर बाय करेक्टर इसकी सिमिलैरिटीज चेक करूं तो P and P बोथ आर सेम बट O and A आर नॉट सिमिलर। तो बेस्ड ऑन दिस बोथ डेटा इज डिससिमिलर। सिमिलरली I भी यहाँ पर सिमिलर है, N भी सिमिलर है और T भी सिमिलर है। इस बेस पर इन दोनों वर्ड्स के दरमियान हैमिंग डिस्टेंस जो है वो इस वक्त 1 मौजूद है, विच मीन दो ऐसे करेक्टर्स हैं जो हैमिंग वाइज यानी बिट वाइज सेम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हम किसी भी चीज़ की हैमिंग डिस्टेंस बिट वाइज भी मालूम करते हैं। जिस तरह से आप इस एग्जांपल में अगर देखें, अगर मैं इसी वैल्यू को दोबारा लिख लूँ 1 0 1 1 0 0 एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 1 1 1 0 0 0। फ्रॉम द राइट लेफ्ट साइड 1 1 सेम है लेकिन यहाँ पर 0 1 सेम नहीं है। इसी तरह से 1 1 सेम है, 1 0 यहाँ पर सेम नहीं है, तो ये दो हैमिंग डिस्टेंस हो गए। इसी के बाद 0 0 सेम है और 0 0 भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वैल्यूज़ के दरमियान जो हैमिंग डिस्टेंस होगी वो 2 होगी। लेकिन अभी तक हमें ये बात समझ में नहीं आई कि अगर हमारे पास इनपुट वैल्यू बढ़ती जाएंगी तो क्या हम इंडिविजुअली उसको देखते जाएंगे कि वो दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। लिहाजा इस लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैमिंग डिस्टेंस हमें ये कहता है कि जो लॉजिकल गेट्स होते हैं उसमें जो ज़ॉर का रिजल्ट होता है XOR ज़ॉर, इस ज़ॉर के रिजल्ट को हम अपने किसी भी हैमिंग इनपुट पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़ॉर के आउटपुट की बात करूं तो ज़ॉर में जब हमारे पास 2 बिट सेम हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 + 0 की बात करूं और 1 + 1 की बात करूं तो इन दोनों कंडीशन पे ज़ॉर के मुताबिक इनका रिजल्ट 1 आएगा। और अगर दोनों बिट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं यानी 0 1 या 1 0 तो इसका रिजल्ट एट लास्ट हमारे पास 0 ही आता है। तो अगर मैं इस ज़ॉर कंडीशन को अपने किसी भी इनपुट पे या फिर इसी प्रॉब्लम पे अप्लाई करूं जिस पे हमने एक एक बिट वाइज इन चीज़ों को देखा था, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि जब ये दोनों बिट सेम हो जाएंगे तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस लिहाज से इन दोनों का भी 1 आ रहा है। लेकिन जब ये दोनों बिट्स सेम नहीं रहेंगे तो इनका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 आ गया, इसी तरह से ये 1 0 भी 0 आ गया। तो सिर्फ हमारे पास 2 बिट 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी बिट वाइज ऑपरेशन पर ज़ॉर को अप्लाई कर दूं हैमिंग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से तो मैं बता सकता हूं कि बिट वाइज उसमें कितने ऐसे बिट्स मौजूद हैं जो डिससिमिलर हैं या सेम नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट अ हैमिंग डिस्टेंस। अब इस हैमिंग डिस्टेंस को आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो टिपिकली यूज केसेस इंक्लूड एरर करेक्शन, डिटेक्शन व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द डिस्टॉर्टेड बिट्स इन अ बाइनरी वर्ड एज अ वे ऑफ एस्टिमेट एरर। यानी नेटवर्क्स के अंदर और इसी तरह से जो हमारे बिट्स मुतासिर होते हैं जब आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पर, तो जो बाइनरी वर्ड्स होते हैं उसकी एस्टिमेशन एरर को निकालने के लिए भी हम हैमिंग डिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इस सेशन पे हमने जाना कि उन 9 डिस्टेंस फार्मूले में से हमने 3 को डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम, कोसाइन और हैमिंग। नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो हम मैनहट्टन, मिन्कोशी और चैबिशेव डिस्टेंस फार्मूले को देखेंगे और उसके यूजेज को देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।